और आपने गो टू डॉक्स करके यहाँ पर अपना सारा काम लिख देना। ठीक है। ये या फिर वर्ड फाइल में क्यों जरूरी होता है, मतलब अब जैसे अगर आपने लिखा है ना, इसमें मसला ये आ रहा है कि इसकी फॉर्मेटिंग का मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें हेडिंग्स कौन सी है, इसमें क्या चीज कैसे लगानी है। ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप ऐसे क्लाइंट को भेजेंगे ना तो वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हम ये असाइनमेंट नहीं कर रहे, हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या ऐसी हम कोई चीज लिख रहे हैं जिसने गूगल पे बाकायदा पब्लिश होना है। तो वो उसके ही सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जब मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, तो ये देखिए इसका यहाँ पर इसको अब मुझे बारी बारी सारा पेस्ट करके इसकी दोबारा फॉर्मेटिंग करनी होगी, और इसकी फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल चेंज हो गई है। इवन जब आप वर्ड पे लिखते हैं, एमएस वर्ड पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख रही हूँ, यही मैं पेस्ट कर देती हूँ, और इसको अगर मैं हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देती हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग जो सी हेडिंग 2 में कर देती हूँ, जब मैं इसको डाउनलोड करूंगी, ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, और फिर जब मैं उसको ओपन करूंगी, इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करके जब मैं डॉक्स पे पेस्ट करूंगी, ठीक है, पेस्ट एज इट इज वाले में, तो इसकी एज इट इज फॉर्मेटिंग आएगी। लेकिन जब आप इस पे या किसी भी थर्ड पार्टी के डॉक्स पे लिखोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग कभी भी कॉपी नहीं होगी। मैंने क्या किया कि इसको सारे को कॉपी करके पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, ये थोड़ा सा हुआ था, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं बाकी करती हूँ साउंड तक। ठीक है। अब क्या है कि मैंने आपको टॉपिक दिया था हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन। जब भी आपने कोई भी टॉपिक लिखना है या कुछ भी करना है, आपने उसका जो फर्स्ट आप हेडिंग बनाओगे, जो आपको मेन कीवर्ड मिलेगा, हमेशा याद रखें जब भी आपको कोई टॉपिक असाइन किया जाएगा ब्लॉग राइटिंग या आर्टिकल के लिए, उसको कहते हैं मेन कीवर्ड। ठीक है। आपकी सारी कीवर्ड की गेम होती है, तो आपने अपने जो कीवर्ड है उसको आपने हमेशा हेडिंग 1 में रखना है। यहाँ पे इसका बेशक आप नाम यहाँ से चेंज कर लें, ये मेरा जो मेन कीवर्ड है वो हेडिंग 1 में है। हेडिंग 1 आपके पूरे कंटेंट में सिर्फ एक दफा आएगी, और वो भी टॉप ऑफ द कंटेंट। आपकी हेडिंग 1 कभी रिपीट नहीं होगी। अगर मैं इधर एमएस वर्ड की भी बात करती हूँ तो यहाँ पर भी, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ एडिट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी हेडिंग 1, इन लोगों के, इन दोनों के फॉन्ट साइजेस अलग अलग है। यहाँ पे 20 है, और यहाँ पर आई गेस इधर भी 20 है, लेकिन कुछ जो है ना इसके फॉन्ट्स अलग अलग है, मतलब हेडिंग 2 या हेडिंग 3 के। तो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग आपकी चेंज नहीं करेगा। गूगल डॉक्स और वर्ड आपकी कभी भी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करेगा, जिस फॉर्मेटिंग में आप लिख रहे हैं उसी में रहेगी। फिर उसके अंदर जितनी हेडिंग्स आती हैं वो हेडिंग 2 में आती है। हेडिंग 2 हो सकती है, हेडिंग 3 हो सकती है, लेकिन हेडिंग 1 हम ये इसके एक बाद। मिनट एक मिनट। जी। ये हिस्ट्री ऑफ टेम्पोलिना आपने जो हेडिंग का बोला था ना, वहां से जब आप एमएस वर्ड पे आई थी ना, उसके बाद आवाज कटना शुरू हो गई थी। अच्छा, मैं कह रही थी ये वाला आपको समझ आ गया था कि मैं हेडिंग 1 का बता रही थी। हाँ जी, उस तरीके से तो मैंने लिखी थी ना, मतलब हेडिंग तो मैंने दी थी ना, हेडिंग वन की जी कीवर्ड जी, जो था। आपने हेडिंग्स दी थी, लेकिन जब हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी पे काम करते, जैसे आपने WPS 365 कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको जो सा है ना, वो कभी भी फॉर्मेटिंग आपकी रिट्रीव नहीं करती। जब आपका प्रूफ रीडर पढ़ेगा या कोई भी बंदा पढ़ेगा, उसको ये एज इट इज चीज नहीं मिलेगी, ये वाली ठीक है। फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तभी मैंने आपको कहा था कि गूगल डॉक्स में या एमएस वर्ड में लिखना है। ठीक है। गूगल डॉक्स में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हैं किसी भी बंदे को। ठीक है, ऐसे करके एनीवन विद लिंक करके एडिटर का करके कॉपी करना है लिंक, और मुझे व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो ये जो है गूगल डॉक्स में डाउनलोड करने की कोशिश की थी, पर वो हुआ नहीं ये ना डाउनलोड। जो गूगल डॉक्स पे डाउनलोड आपने ऐसे करनी है, यहाँ पे फाइल पे जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स में आ जाएगा।
ये देखिए, नहीं, गूगल डॉक्स मैंने डाउनलोड करने की कोशिश इसको की आपने थी। डाउनलोड नहीं करना गूगल डॉक्स को। वैसे ये डाउनलोड वाला भी है, मोबाइल में ऑप्शन है, लेकिन आप इसको गूगल पे डायरेक्ट जाकर गूगल डॉक्स सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा, और ये ऑफलाइन भी वर्क करता है। मतलब अभी ये जो सा मेरा है ना, अगर नेट चला जाए यहाँ पे तो ये ऑफलाइन भी वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपकी लास्ट एक्टिविटी को सेव रखता है। आपने गूगल डॉक्स पे जाना है, यहाँ से अपना खोलना है, यहाँ पे ब्लैंक पे जाना है, और जो भी आपने काम करना है इधर करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपका जो भी हेडिंग 1 के बाद हेडिंग आती है वो हेडिंग 2 आती है। हेडिंग 1 के बाद जितनी भी हेडिंग्स आएंगी हेडिंग 2 आएंगी। हेडिंग 1 आपकी कंटेंट में सिर्फ एक दफा आती है। ये हेडिंग 2 आ गई, हेडिंग 2 आ गई, उसके बाद ये हेडिंग 2 आ गई, और ये भी हेडिंग, अच्छा ये आपने वैसे उसका ऐड किया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग 2 के अंदर कोई ऐसी हेडिंग है जो लिखनी है, जैसे ये था ना व्हाट इज ट्रेम्पोलिन, तो उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये व्हाट हु इन्वेंटेड ट्रेम्पोलिन इसी का पार्ट बने, तो मैं इसको हेडिंग 3 में कर दूंगी। ठीक है, हेडिंग 1 सही आपके हो। पूरे कंटेंट में एक दफा आती है, आपने हेडिंग 2 को मेन हेडिंग लेकर जाना है। आपका जितना कंटेंट होगा वो हेडिंग 2 पे होगा, ठीक है, हेडिंग 2 के अंडर आपने लिखना है। लेकिन अगर हेडिंग 2 के अंदर आपने कोई चीज ऐसी लिखनी है, जैसे अगर मैं बताती हूँ मेरा नाम अनीसा इस्लाम है, ठीक है, तो अगर मैंने अपने नाम से ही रिलेटेड बताना है कि मेरे नाम का मतलब क्या है, और उसकी मैंने हेडिंग बनानी है, तो वो हेडिंग 3 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने अगर मतलब का भी 4-5 टर्म्स निकाल लिए कि मेरा अरेबिक में नाम का ये मतलब है, उर्दू में ये मतलब है, स्पेनिश में ये मतलब है, तो वो मेरी हेडिंग 4 हो जाएंगी। ये आपकी पूरी हिरारकी होती है। हेडिंग 1 एक दफा आती है, हेडिंग 2 सारी मेन हेडिंग्स होती हैं, उनकी जितनी हेडिंग्स सब हेडिंग्स आएंगी वो हेडिंग 3 होंगी, और उनकी जितनी सब हेडिंग्स आएंगी वो हेडिंग 4 होंगी। ओ, ठीक है, ठीक हो। ठीक हो गूगल गया। सॉरी जो MS वर्ड है उधर भी एज इट इज है, ये हेडिंग 1 है। उसके बाद हेडिंग 2, आप जब हेडिंग 3 पे क्लिक करते हैं तो आपको खुद ब खुद यहाँ पे हेडिंग 4 शो हो जाती है, फिर हेडिंग 5 शो हो जाती है। ठीक है, तो आपने जोन सी भी ऐड करनी होती है आप वो कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपने जितना भी कंटेंट लिखना होता है, मैंने आपको ये कीवर्ड दिया था, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि जितना भी आपका कंटेंट है वो इस पे रिलाई करेगा, और अगर किसी बंदे को इसका जवाब डायरेक्ट नहीं मिला तो वो आपका कंटेंट नहीं पढ़ेगा। आपने देखा होगा जब आप पेपर के लिए कुछ सर्च करते हैं कुछ भी, और आप जाते हैं किसी भी जगह हम्म। पे, यहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं और आपको यहाँ पे डायरेक्ट अपना आंसर नहीं मिल रहा, उसके अलावा आपको बाकी चीजें मिल रही हैं, तो आप कभी भी उसको नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप हम्म। किसी शॉप पे जाते हैं, आप केक की डिमांड करते हैं, उस बंदे के पास ऑलरेडी केक हो, लेकिन वो पहले आपको बताया कि हमारे पास बिस्किट भी है, हमारे पास निम्को भी है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कहेंगे भाई हमें केक दो और हमें फारिग करो। इसीलिए हम हम्म। क्या करते हैं, ये गूगल का रूल भी है और ये हम लोगों को भी करना होता है, कि जो भी हम कंटेंट लिखें, जो भी हमारा ब्लॉग या आर्टिकल होता है, उसमें जो हमारा मेन कीवर्ड होता है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए। वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट लाइन की फर्स्ट 5 वर्ड्स के बाद ही आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये समझ नहीं आई मुझे, मतलब कैसे? फर्स्ट लाइन की फर्स्ट 5 वर्ड्स के बाद ही आना चाहिए, लेकिन आप इसको फर्स्ट पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कैसे। अब मेरा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन, तो इसी चीज को मैंने सबसे ऊपर जिक्र करना है, इस चीज का पहली 3 लाइनें या पहली 4 लाइनों के अंदर जो भी मेरा पैराग्राफ होगा उसमें मैंने इसका जिक्र करना है। जैसे ये है, जैसे मैं कहती हूँ ट्रेम्पोलिन इज द बेस्ट वे टू हैव फन and be active, care, be explore about। अब मेरा आ जाएगा कीवर्ड। इस तरह से हमने कोई वर्ड्स लिखने होते हैं, कुछ भी लिखना होता है कि हमारा जो भी फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है उसमें वो चीज आ जाए। आपने इंट्रोडक्शन, जब भी आपने हेडिंग 1 डालनी है उसके बाद आपने हमेशा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। अगर मैं इसमें आपको सिंपल एग्जांपल दूं, सबसे सिंपल जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं वो स्काई मार्केटिंग के होते हैं।
जैसे इनका था कैपिटल स्मार्ट सिटी पे, तो इन्होंने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है। तो इनका जो सा मेन कीवर्ड था वो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद ही था, और उन्होंने एज इट इज अपना कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में ऐड किया है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने अपना मेन कीवर्ड ऐड किया है। इसी तरीके से अगर मैं आपको अपने आर्टिकल्स दिखाऊं, यहाँ से कोई दिखा लेती हूँ जो रिसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये लिखा है तो ये मेरा मेन कीवर्ड था, उन्होंने मुझे ये कीवर्ड दिया कि मैंने इस पे लिखना है, तो मेरा हमेशा जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। अगर मैं इसको सर्च करती हूँ अपने मेन कीवर्ड को, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे मैंने लिखा हुआ है, अपना कीवर्ड इधर इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अगर तुम कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ही कर देते हैं कि वो समझते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यही है कि जब तक हम नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट ना करें हमारा वो पैराग्राफ है। आपने इधर लाइन स्किप की है ना, आपका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। आपका जो पहला पैराग्राफ था वो खाली इतना सा था। ठीक है, ये लाइन आती गई या नहीं, तो आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ये अब आपका ये दो पैराग्राफ्स बन गए। तो आपने हमेशा अपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपना मेन कीवर्ड डालना है। ये मेरा मेन कीवर्ड था जो मैंने हेडिंग 1 में भी ऐड किया। देखिए मेरे कंटेंट में हेडिंग 1 है, उसके बाद मैंने इसको फर्स्ट पैराग्राफ में भी यहाँ पर ऐड कर दिया, स्टेप्स यू कैन टेक टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। उसके बाद फिर मेरा सेकंड हेडिंग आई है जो कि मेन था कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता क्या है। उसके बाद मैंने उसको नीचे उसकी स्कीम्स बताई है हेडिंग 3 में। ये देखें, तो मैंने हेडिंग 3 में आगे बताना शुरू कर दी है उसकी स्कीम्स। फिर जब मैं एक और मेन हेडिंग पे आई हूँ तो मैं हेडिंग 2 पे दोबारा आ गई हूँ, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हेडिंग 3 का दोबारा से सहारा लिया। फिर मैं हेडिंग 2 पे दोबारा आ गई हूँ। मतलब कि अगर हम इसकी सिंपल फॉर्मेटिंग देखें तो मेरा हेडिंग 1 था जो मेरा मेन कीवर्ड था वो एक ही दफा आया। उसके बाद जितना भी था अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, उसके बाद रिकग्नाइजिंग रेड फ्लैग्स, उसके बाद स्टेप्स टू प्रोटेक्ट, उसके बाद कॉमन स्टेटमेंट्स, उसके बाद स्टेप्स टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, उसके बाद कंक्लूजन। ये मेरी सारी मेन हेडिंग्स थी हेडिंग 2। इनके अंदर मैंने जितनी हेडिंग्स लिखी है वो मेरी हेडिंग 3 है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है कि जैसे हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन पे आप लिख रहे हैं तो आपने ये वाला जो मेन कीवर्ड है आपने फर्स्ट 3 लाइंस में नेचुरली ऐड इस तरह से करना होता है कि वो पता भी ना चले कि आपने उसको ऐड कर दिया, लेकिन वो अच्छा भी लगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी अम्मियां जब खाना बनाती हैं तो बीच में कोई ऐसी चीज जैसे घर में किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, मेरी बहन है वो ना उसके ब्रिंजल्स के पकोड़े बनाती हैं, ठीक है, तो उनके घर में किसी को पसंद नहीं है, वो किसी को बताती ही नहीं है कि ब्रिंजल के पकोड़े हैं, वो उसको नेचुरली बीच में ऐड कर देती है। तो आपने भी अपना जो मेन कीवर्ड होता है वो आपने अपनी फर्स्ट हेडिंग में और फर्स्ट पैराग्राफ में ऐड करना होता है। आपके तो जो मेन कीवर्ड होता है वो स्टार्ट ही इस तरह से होता है। आपने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखना, आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इसके बाद आप जो कुछ भी ऐड करना चाहे आप कर लें, लेकिन आपकी जो मेन हेडिंग वन है वो ऐसे ही स्टार्ट होती है। उसके बाद जो आपका पैराग्राफ होता है उसमें आपने इस तरह से लिखना होता है अपना मेन कीवर्ड। ये आपकी मेन चीज थी जो आपने देखनी है। उसके बाद जब हम वर्ड काउंट की बात करते हैं, आप देखें गूगल जो सा है ना वो बेसिकली एक टूल है या एआई सॉफ्टवेयर है, वो ह्यूमन की तरह थिंक नहीं करता। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन पे आर्टिकल लिखा है? वो उसको ऐसे पता चलेगा जब मैं एज इट इज इस कीवर्ड को बार बार रिपीट करूंगी। अब मैंने बहुत ज्यादा दफा भी नहीं ऐड करता ना और बहुत कम दफा ऐड भी नहीं कर देना, इसके एक स्पेसिफिक परसेंटेज में रेशो होता है, 1.1% या 1.1 रेशियो होता है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके आपको बताती हूँ। जो आपका मेन कीवर्ड होता है इसको आप वैसे प्राइमरी कीवर्ड भी कहते हैं, ठीक है, और इसको आप फोकस कीवर्ड भी कहते हैं। ये कितनी दफा रिपीट होता है? ये आपका अगर 1000 वर्ड्स हैं, आपने 1000 वर्ड्स लिखे, नॉर्मली आपके ब्लॉग होते ही 1000 वर्ड्स तक है, तो हमने क्या करना होता है इसको 1000 वर्ड्स में एटलीस्ट मिनिमम जो सा है ना 5 टाइम्स ऐड करना है, और जो मैक्सिमम है वो हमने 17 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा था तो मैं इसको कैसे ऐड करूंगी, व्हाट इज ट्रेम्पोलिन के बारे में कहूंगी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेचुरली ऐड कर दूंगी, बिफोर वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन लेट अस डिस्कस व्हाट इज ट्रेम्पोलिन। फिर आगे से मैं ये वाली सारी इसको लाइंस एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगी जो ये है, तो वो मेरा नेचुरली बीच में ऐड हो गया। इसी तरीके से हु इन्वेंटेड द ट्रेम्पोलिन, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं लेट्स गेट बैक टू द हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन, यानी कि मेरा मेन कीवर्ड दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे वे बैक इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन द 1930s, ये वो, ठीक है। व्हेन इट बिकेम पॉपुलर, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मैं इधर एक हेडिंग बना सकती हूँ, फैक्ट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ ट्रेम्पोलिन। तो मैंने इसको एक और दफा बीच में नेचुरली ऐड कर दिया, तो आपने हमेशा इसको नेचुरली ऐड करना होता है। अगर ये आपके 500 वर्ड्स हैं तो उसमें आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स ऐड करना है, और जो मैक्सिमम है उसमें आपने 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद हम एक्सटेंड करते हैं, अगर ये 1500 वर्ड्स हैं, 500 वर्ड्स से छोटा ब्लॉग नहीं होता कभी भी, ठीक है। 500 वर्ड्स आपकी मिनिमम होती है। अब हम 1500 वर्ड्स की अगर बात करें, हाँ 300 वर्ड्स की सच एक्सेप्शन है। 300 वर्ड्स आपकी अक्सर होता है, आपने न्यूज लिखनी है, न्यूज के लिए होता है, आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसके लिए होता है, या आपने कोई छोटी मोटी चीज लिखनी है, जैसे मैंने ना एक रिसेंटली एक वेबसाइट थी उसके लिए काम किया था डीजेएसटीओ टूल्स के नाम से, तो वो टूल्स एक्सप्लेन करने के लिए 300 वर्ड्स काफी रहते थे, ठीक है, उससे ज्यादा वो लिखे भी नहीं जाते थे। तो उसके लिए आपके 300 वर्ड्स की ना लिमिट है, मिनिमम जो है ना आपकी एसईओ के अकॉर्डिंग 300 वर्ड्स एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन जो ब्लॉग्स होते हैं वो मिनिमम 500 वर्ड्स के हैं। ठीक है। अगर ये आपका 1500 वर्ड्स का है तो आपने एटलीस्ट इसमें 8 टाइम्स, और जो मैक्सिमम है आपने उसमें 22 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। तो आप इसके दरमियान की कोई रेशो रख लें, आप इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपने एक और चीज याद रखनी है जो मैंने आपको बताया कि मेन कीवर्ड को आपने नेचुरली ऐड करना है, ठीक है। नेचुरली ऐड करना है, आप इसको सेंटेंसेस में ऐड कर सकते हैं, आप इसको हेडिंग्स में ऐड कर सकते हैं, आप इसको क्वेश्चंस एफएक्यूज का एक सेक्शन होता है हमारा कंक्लूजन से पहले, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका कंक्लूजन से पहले एफएक्यूज का सेक्शन होता है जिसमें आप जो अपना कीवर्ड है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने ऐड किया हुआ है ना व्हाट इज स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, तो उन्होंने आंसर में वो कीवर्ड ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप एफएक्यूज में अपना जो सा मेन वर्ड है या मेन कीवर्ड है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये उसके बाद ब्लॉग में ये क्वेश्चन आंसर भी लिखने होते हैं, फैक्ट्स भी लिखने होते हैं एफएक्यूज में? एफएक्यूज भी लिखने होते हैं? एफएक्यूज आपने ना इसके जो अब आप पूरा डिस्कस कर लेते हैं ना अपना आर्टिकल, जितनी भी उसकी चीजें हैं, उसके बाद आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखते हैं, एक लाइन का आंसर होता है, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ये मैं आपको सारा बताऊंगी कि आपने कैसे लिखने हैं, ठीक है। ये ठीक है। कंक्लूजन से पहले होते हैं, या इसके बाद कंक्लूजन आएगा, ये कंक्लूजन है, ठीक है। इससे पहले एफएक्यूज हम लिखते हैं, लेकिन ये मैं पहले बताऊंगी आपको ये कि लिखने कैसे हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, थोड़ी हम फॉर्मेटिंग की भी बात कर लेते हैं। आपने जितना भी काम करना है ना, ये देखें, आपने कभी भी इस तरह से नहीं लिखना। यहाँ पर इसके टूल्स हैं जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इसका वर्ड काउंट निकालना है तो वर्ड काउंट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपने इस तरह से कर देना, ये आपको कोने पे शो हो जाएगा वर्ड काउंट। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इनको इस तरह से ऐड करना है जिस तरह ये मैंने दोबारा ऐड समझा किया। दें ये वाला, जी आवाज कट गई थी, दोबारा समझा देंगे अब। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि अब हम ये इसकी ना, जी जी, दोबारा समझा दें, आवाज कट गई थी। कहाँ से, ये आप क्या समझा रही, फॉर्मेट का फॉर्मेटिंग, समझा रही थी? हाँ जी। हाँ जी। फॉर्मेटिंग में आपने इस तरह की फॉर्मेटिंग ऐड करनी होती है, ठीक है। मुझे इसके एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं पता कि क्यों इस तरह से, लेकिन जितने भी मेरे क्लाइंट्स ने आज तक मेरे से काम लिखवाया है ना, वो इसी फॉर्मेटिंग को कहते हैं। बेशक इंटरनेशनल है या पाकिस्तानी है, वो सारे कहते हैं कि इसी फॉर्मेट पे आपने काम करना है। ये देखिए कौन अगर सा हम है जो इसकी लिखा बात हुआ करें, है? जी, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है यही वाला फॉर्मेट हो? ये वाला जो हेडिंग्स में है ना, एक मिनट, मैं आपको अभी हेडिंग्स का फॉर्मेट बता रही हूँ।
फर्स्ट फर्स्ट वर्ड इनका कैपिटल हो, ठीक है। लेकिन अब जैसे सही। ऑफ है ना, ऑफ का वर्ड कैपिटल नहीं होगा। व्हाट इज ट्रेम्पोलिन में आई का वर्ड कैपिटल नहीं होगा। जो छोटे छोटे हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं इनका वर्ड नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ फॉर्मेट पे जाकर टेक्स्ट पे जाऊंगी। इसको बेसिकली हम कहते हैं टाइटल केस। कैपिटलाइजेशन में होता है ये टाइटल केस। इसको आप बोल्ड कर दें, ठीक है। इसी तरीके से ये भी मैं फॉर्मेट कर रही हूँ टेक्स्ट में जाके, कैपिटलाइजेशन में टाइटल केस, ठीक है। इसी तरीके से ये है। तो आपने हमेशा अपनी फॉर्मेटिंग का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये शुरू से ही अगर आप ये प्रैक्टिसेस अपना लेना तो आपको बहुत फायदा होगा फ्यूचर के लिए। क्योंकि फ्यूचर में जब आपको क्लाइंट ये छोटी मोटी चीजें कहता है ना कि फॉर्मेटिंग ये हो, साइज इसका ये हो, ऐसे हो वैसे हो, तो आपको फिर बड़ा मुश्किल बनता है एक मतलब बंदे के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो अगर आप शुरू से ही फॉर्मेटिंग रख लें, शुरू से ही अपना ये बना लें रेगुलर इसका तरीका, तो आपके लिए बहुत आसान होता है उसको फॉलो करना। उसके बाद जब आप हेडिंग्स लिखते हैं या कोई भी बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप कभी नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता? ये वैसे नॉर्मली इंग्लिश का रूल है कि आप बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग के बाद फुल स्टॉप का मतलब ये होगा कि आपने बात खत्म कर दी है, लेकिन आपने बात कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे फुल स्टॉप ऐड नहीं करना हेडिंग के बाद, हेडिंग के बाद भी और बुलेट पॉइंट के बाद भी, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, अब ये हो गया। अच्छा, एक और मैं चीज करती हूँ जो ये मोस्टली लोग मांगते हैं कि इसको ना अलाइन करना है, ठीक है। अलाइन कैसे करते हैं, ये इधर ऑप्शन होता है अलाइन एंड इंडेंट का। आपने इसको हमेशा जस्टिफाई करना होता है, यानी कि ये देखिए आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होगी। पहले हमारा कंटेंट इस तरह से था, सीढ़ियां सी बनी हुई थी आगे पीछे, तब हमने इसको मजीद नीट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। इसी तरीके से ठीक है। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि इनमें लाइन स्पेसिंग भी हो, तो लाइन स्पेसिंग ये वाली की होती है। यहाँ पे आपने 1.5 वाली लाइन स्पेसिंग कर देनी है और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देनी है, ठीक है। ये नॉर्मली जब आप शुरू में काम करेंगे तो मोस्टली क्लाइंट्स आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन जब आपसे फ्यूचर में मांगेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस चीज को प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस में लाना, ठीक है। और कुछ क्लाइंट्स इवन ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज, वो कहते हैं कि 12 होना चाहिए। मतलब मोस्टली क्लाइंट्स ये कहते हैं कि फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज भी वैसे कितना होता है? जी। वैसे कितना होता है नॉर्मल एवरेज? नॉर्मल पे 12 भी होता है, ये देखिए ना। अगर मैंने इसको सेट किया हुआ ना, ये वाला था, ये देखिए। अब फॉन्ट साइज 12 है इसका। उसके बाद जो इसका बाकी है, इवन यहाँ पे तो जिस क्लाइंट के लिए मैं ये काम कर रही हूँ विरासत के लिए, इधर हेडिंग्स के भी साइजेस डिफरेंट है। बाकी ये देखिए जस्टिफाई हुआ है। अगर आप इसकी स्पेसिंग की बात करें, ये देखिए ऑलरेडी 1.5 है और मैंने ये स्पेसिस भी दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी आप मतलब आपने करना होता है, शुरू से ही कर लें तो ठीक है। बेहतर है। और क्योंकि जो आगे अगर आपको कोई भी ऐसा उल्टा सीधा क्लाइंट मिलता है तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। और ये जो हेडिंग होती अगर है आपने अपनी देखना है इसका कि क्या साइज आउटलाइन होना क्या है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपका आउटलाइन बताते हैं। ये देखिए, अब ये मेन हेडिंग थी, उसकी सब हेडिंग ये है, फिर उसकी सब हेडिंग ये थी, लेकिन ये सारी मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक आपने है। इसकी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी होती है साथ साथ। एक तो इसका बिल्ट इन होता है, ये टूल्स पे आप जाते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे चेक करते हैं, और ये देखिए आप सारे इस पे जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक है आप वो सेट कर लेते हैं अपनी, ठीक है। एक्सेप्ट करते जाते हैं, वो सेट हो जाती हैं। लेकिन ठीक है। कभी कभी हमारी एडिशनल मिस्टेक्स होती है जो ये नहीं पकड़ता, तो हम क्या करते हैं, एक हमारा टूल है ग्रामरली के नाम से, हम्म। ठीक है। ग्रामरली एक्सटेंशन। मैं इस टूल को नहीं मानती। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आ रही है, सारे रूल्स आते हैं ना, तो आपके लिए बहुत बकवास, क्योंकि ये भी एआई में आपका कंटेंट कन्वर्ट कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करती हूँ। पहले मैंने तकरीबन 3 साल इसका प्रीमियम लिए रखा है। महंगा भी नहीं था, पूरे साल का 1200 रुपया पड़ा था। लेकिन फिर मेरा जो एक क्लाइंट था बाहर का, उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी, उसमें उसने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपने ना ये यूज नहीं करना, ये देखें एआई बना लेता है ये वो। तो फिर ये है कि मैं ना अब कुछ क्लाइंट्स की, क्योंकि बनाने डिमांड का होती है मतलब ग्रामरली समझ की, नहीं है। तो इस मैं बात की समझ नहीं, फ्री वर्जन यूज करती हूँ। इस बात की मुझे समझ नहीं है, ये एआई बना लेता है मतलब क्या है? इस बात का मैं अभी मतलब क्या आपको है? दिखाती हूँ कैसे बनाता है। अब मैं ग्रामरली पर प्रो में इंस्टॉल कर लेती हूँ। अभी मेरे पास ये पेड नहीं है, फ्री है। ये बताऊँ क्या करता है, ये आपके वर्ड्स को बेसिकली कंसाइज करता है। ये आपका पूरा सेंटेंस है ना, इसको ये कहेगा कि नहीं ये ऐसे अच्छा नहीं लिखा हुआ, इसको कंसाइज करो। तो जब वो कंसाइज करके आपको सजेशन देगा ना, तो आपका जो ये पूरी लाइन होगी ना, वो अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देगा।
तो वो ह्यूमन रिटर्न तो नहीं, नहीं रहेगी, वो वर्डिंग भी एआई चेंज रिटर्न हो कर देगा, जाएगी। जी। उसकी वर्डिंग भी चेंज कर देगा सब हाँ, कुछ। वर्डिंग चेंज का आसान कर दे, मतलब ये बेसिकली ग्रामरली सारा काम करता है आसान इंग्लिश पे, सॉरी आसान नहीं, कंसाइज पे। मतलब सेंटेंसेस शॉर्ट से शॉर्ट हो, कम से कम हो, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा वो कर देता है। मतलब अगर कोई बंदा हो ना जो आप स्ट्रिक्टली कहे कि आपने ह्यूमन रिटर्न लिखना है, तो वो ये कहेगा कि यार आपने तो एआई से लिखवाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि है तो वो टूल ही एआई का। उनको पता कैसे चलता है ह्यूमन रिटर्न नहीं है? काफी डिटेक्शन वाले टूल्स भी हैं, और वैसे भी अगर कोई बंदा प्रॉपर ह्यूमन रिटर्न काम कर रहा है ना, तो उसको नॉर्मली पता चल जाता है कि कौन कौन सा एआई से लिखा हुआ है। अब मेरी जो प्रैक्टिस है वो उस पे हुई हुई है, चैट जीपीटी पे भी मैंने की हुई है। उससे पहले हमारा वो टूल होता था जेस्पर, उसके बाद क्विल्ट बोट, उसके बाद ये गूगल बार्ड, तो इन सब का ना मैंने कंटेंट देखा हुआ है। तो मुझे उससे डायरेक्ट, मतलब अगर बिल्कुल बंदे ने उनको यूज करके फुली ब्लॉग लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट 2-3 लाइनें पढ़ के ही पता चल जाता है कि एआई से लिखा हुआ है। तो जब आपके मेरा बंदा आपको जो मेरा काम दे रहा पता होता है चला। ना, उसके प्रूफ रीडर्स हायर किए हुए होते हैं। वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा मेरा होता, लेकिन पता उसकी प्रॉपर प्रूफ रीडर्स की टीम, फिर एडिटर्स की टीम हायर की हुई होती है। तो वो आपका काम ऐसे नहीं देखते कि ये चलो जी गलती हो गई मैं ठीक कर देता हूँ, चलो ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। अगर उसने आपसे अच्छा। काम मांगा हुआ है ना 300 वर्ड्स का, आपने उसको 396 वर्ड्स लिख कर दिए हैं, लेकिन बीच में एक आध लाइन का कोई सेंस नहीं बन रहा, वो ये नहीं कि इसको रिमूव कर देगा। वो आपका काम रिजेक्ट करके हाईलाइट करके भेजेगा कि आपने गलत लिखा हुआ है। वो ये नहीं देखेगा कि आपने वर्ड ज्यादा लिखे हुए हैं, आपने बाकी सारा काम ठीक किया हुआ है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है, वो कुछ भी नहीं देखता। ये जो प्रूफ रीडर होता है। ठीक है, आपने क्या ठीक है। करना है, इसको यहाँ से ओपन हो जाएगा, आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ये जो पजल साइन होता है, इस पे आपको एक्सटेंशन अपनी सारी शो हो जाती है। ठीक है। अभी ये मेरी एक्सटेंशन डाउनलोड हो रही है। ये होगी एक्सटेंशन डाउनलोड। अब मैं इस पजल पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट नहीं शो होगी, लेकिन इन पजल पे क्लिक करके इसको पिन कर दूंगी, तो मुझे ये शो हो जाएगी। फिर मैं इसको साइन अप करना है या जो कुछ भी करना है, ठीक है, वो मैं कर लूंगी। अब मैंने जब इसको डाउनलोड कर लिया, तो मैं इसको डायरेक्टली इधर भी चेक कर सकती हूँ अपने गूगल डॉक्स पे। मैंने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, इसको एक दफा रीलोड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पहले से काम हुआ हुआ था। अब क्या होगा, ग्रामरली ये देखिए शो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला साइन। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपकी जितनी गलतियां उनको वो अंडरलाइन कर देगा। अब ये प्रीमियम सजेशन भी दे रहा है, दूसरे सजेशन भी दे रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये काट देता है एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये सजेशन वैसे ही दे रहा है, आप इसको डिलीट कर दो। कि ये देखिए हम अगर ये मुझे फालतू लग रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये अब सारे इसने मेन इश्यूज निकाले। अब देखिए इसने कुछ सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया हुआ है, बेसिकली इसीलिए अंडरलाइन करता है कि ये कहता है कि यार इस सेंटेंस को आप कंसाइज करके लिखो, तो उसका कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर हमने इसकी प्लेजरिज्म चेक करनी है, मैं इसको कॉपी करती हूँ। फ्री टूल आपको पहले दिखाती हूँ। फ्री टूल में अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो बेस्ट है, ये है स्मॉल एससीओ टूल प्लेजरिज्म चेकर। ठीक है, ये मैं आपको फिर भेजती हूँ। ठीक है, आपने इसको एज इट इज यहाँ पर पेस्ट करना है। इसकी वर्ड लिमिट होती है 1000 तक। ठीक है, अगर आपके 1000 से ज्यादा है तो आप उसको कट करके बारी बारी चेक कर सकते हैं। फिर आपने इसको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और चेक प्लेजरिज्म पे चेक करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिटेक्ट करके बता देगी कि कितनी परसेंट आपकी प्लेजरिज्म। स्मॉल टूल है, इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा प्लेजरिज्म है और आपने बहुत ज्यादा कॉपी किया हुआ है कंटेंट, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। ये आपने यहाँ से अलाउ कर देने हैं इसकी नोटिफिकेशंस, ताकि जब प्लेजरिज्म चेक करे तो आपको शो हो जाए। ये इस तरह से ये डिटेक्ट करेगी और आपको हाईलाइट कर देगी। अब मेरे पास एक ये पेड टूल है कॉपी स्केप का,
तो मैं यहाँ से चेक करती हूँ अपने कंटेंट की प्लेजरिज्म। यहाँ पे आपने एज इट इज इसको पेस्ट करना है और इसको सर्च करना है। तो ये नीचे आ गया रिजल्ट, नो रिजल्ट फाउंड फॉर द कंटेंट यू पेस्टेड, मतलब आपका कंटेंट टोटली ओरिजिनल है। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इसने 4% प्लेजरिज्म निकाल लिया है। एक और टूल है जो बहुत गंदा टूल है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, और अगर आपको कोई क्लाइंट ये यूज कर रहा होगा ना, तो आप प्लीज इसको उसको एक दफा कह देना कि मैं क्यू टेक्स्ट नहीं चेक करता, मैं कोई और टूल यूज कर रहा हूँ, जैसे कॉपी स्केप है ये वो। ये ना आपकी फजूल में प्लेजरिज्म निकाल रहा होता है, आपके जर्नल सेंटेंसेस की प्लेजरिज्म निकाल रहा होता है कि जो कि नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एक है क्यू टेक्स्ट के नाम से, ये बहुत फजूल टूल है। और अगर आपके पास क्लाइंट्स बन रहे हैं काफी सारे, इंशाल्लाह फ्लो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो क्यू टेक्स्ट यूज कर रहा है, तो आपने उसके साथ काम नहीं करना, क्योंकि मैंने किया और मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, वो बात समझते ही नहीं था। कॉपी स्केप सबसे महंगा नहीं टूल है, उसको फिर टर्निटन एक टूल है, मैं उससे दोनों से चेक करके बता रही थी, कहता है नहीं 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 आपकी जो है ना इसमें प्लेजरिज्म है, क्योंकि वो बिल्कुल ही लेम चीजों की प्लेजरिज्म निकाल रहा था। अच्छा ये है, अब देखिए ये जो है ना, ये इसने अगर प्लेजरिज्म निकाली है इस तरह से, सो along with his friend Larry Griswold they tinkled and tested until they came up with a model। ठीक है, और इसने इसकी 4% निकाली है। तो आपने क्या करना है, जहां पे भी आपकी किसी चीज की प्लेजरिज्म निकले, कहाँ गया, आपने उसको रिफ्रेज कर देना है। ठीक है, अच्छा एक और आपने क्या चीज करनी है कि आपने कभी भी किसी की कोटेशन को कॉपी करके नहीं लिखना, किसी की भी कोटेशन को एज इट इज आपने कॉपी करके नहीं डालना, आपने उसको अपने अल्फाज में दोबारा कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर ये था, हे व्हाट इफ वी कुड मेक अ सरफेस दैट गिव्स अप बाउंड्स, ठीक है, he watched and thought of making a surface that bounces। ठीक है, अब ये देखें, ये इस तरह से आपने उसको चेंज कर दिया, आपने उसके अल्फाज को आपने चेंज कर दिया। तो आपने हमेशा उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लेकर आना होता है, आपने एज इट इज किसी की कोटेशन ऐड नहीं करनी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई न्यूज है या वो कोई इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग है, जब आप ब्लॉग लिखे होते हो तो आपने ऐसे ही करना होता है। ठीक है। उसके बाद ये हो तो एक गया। सवाल है। उसके बाद अगर हमने इसको देखना है कि ये ह्यूमन रिटन है या दूसरा किसी और ने लिखा हुआ है, तो आपका ना फ्री टूल है कॉपी लीक्स के नाम से, ये काफी अच्छा टूल है फ्री लेकिन अच्छा है ये। आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपना सारा कंटेंट, और इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखिए आप बता रहे हैं दिस इज ह्यूमन कंटेंट, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताता है, अगर कोई एआई रिटन होता है ना तो वो उसको हाईलाइट कर देता है कि एआई से लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलता है। अब आपने क्या करना है, अपना ये पूरा जो ये ब्लॉग है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है अप टू 500 या 600 वर्ड्स। ठीक है, आप कोशिश करें कि कल तक कंप्लीट करें ताकि हम आगे कंटिन्यू करें कल। और आपने ये सारी चीजें माइंड में रखनी है जो जो मैंने आपको बताई हैं। कीवर्ड वाला काम आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे मैं सारा कुछ इसका लिख देती हूँ कि आपको क्या क्या माइंड में रखना है। आपने एक अपना कीवर्ड जो है मेन, उसको आपने ऐड करना है, जितनी दफा मैंने बोला है, इंट्रो में ऐड करना है, उसके बाद आपने कंक्लूजन में ऐड करना है, आपने आखिर में जब भी कंटेंट लिखना है उसका आखिर में एक पैराग्राफ जरूर लिखना होता है कंक्लूजन के नाम से, आप उसको कंक्लूजन नाम दे दो, और वर्डिक्ट दे दो, और थॉट दे दो, ठीक है, या समरी दे दो, कुछ भी इस तरह से उसको नाम देना है। इस वाले पैराग्राफ में आपने अपना जो मेन कीवर्ड है वो ऐड करना है, और इसमें आपने 3 लाइन में ना सारा ऊपर से समराइज करना है कि आपने इसमें क्या क्या बोला था। ठीक है, उसके बाद आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है ग्रामरली की, क्या चेक करनी है? रिपोर्ट जनरेट करनी है ग्रामरली की, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद स्मॉल एसईओ टूल जो कि प्लेजरिज्म चेकर है, उसके बाद आपने क्या करना है, एआई कंटेंट डिटेक्टर जो उनसे है, ये कॉपी लीक्स लिखना, हाँ कॉपी लीक्स एआई डिटेक्टर, और आपने इसकी फॉर्मेटिंग जैसे मैंने आपको बताई है वो सही करनी है। ठीक है, ये मैं आपको भेजूंगी ये वाला। ठीक है, आपने इसको देख लेना, बेशक इसमें ऐड कर लें या आप अलग से एक दफा इसको दोबारा
सेट कर लें। जो आपने ये लिखा हुआ है इसको आपने सिर्फ एज इट इज कॉपी करके न्यू डॉक्यूमेंट में ऐसे पेस्ट करना है और उसकी सारी फॉर्मेटिंग सारी खुद से करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इधर ये वाला मैं आपको भेज दूंगी, इधर से आपने देख कर दोबारा से अपनी सारी फॉर्मेटिंग करनी है, सारा ग्रामरली ठीक करना है। अब ग्रामरली की रिपोर्ट अगर आपने जनरेट करनी है तो वो आप कैसे करते हैं? नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर क्लाइंट को भेज दें, लेकिन आप ऐसे करते हैं कि ग्रामरली खोलते हैं ऐप उसकी, ये सारा गूगल पे ही काम होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको न्यू पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अगर मैं इसको अपलोड पे क्लिक करती हूँ, अच्छा जो मजे की बात है ग्रामरली की कि आपकी फॉर्मेटिंग कभी चेंज नहीं होती। अगर आपने इसमें कोई पिक्चर डाली भी आपकी पिक्चर नजर नहीं आएगी, आपकी फॉर्मेटिंग नजर नहीं आएगी, लेकिन आपकी एज इट इज जो आपने लिखा होता है, जहां हेडिंग होती है, जहां पॉइंट होता है, जहां पिक्चर होता है, वो चीज एज इट इज आती है, यहाँ पर आपको वो शो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इस पे ऐसे क्लिक करके डन पे यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब जहां जहाँ पे ये मसले क्या है उसको सेट कर देना है। उसके बाद ये इस तरह से आ जाता है, सारा सेट हो गया। यहाँ पे आपको इस तरह से फिर शो होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ओवरऑल स्कोर पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपको इस तरह से भेजेगा। ठीक है, आपने इसकी पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। अब जो रिपोर्ट्स आपकी होती हैं वो पीडीएफ में हो सकती हैं, लेकिन जो आपका काम है वो डॉक्स में या डॉक फाइल में होना चाहिए, वर्ड फाइल में। इस तरह से आपकी रिपोर्ट ये जनरेट हो जाएगी, ये इस तरह से, और आपने ये रिपोर्ट भेज देनी है साथ अपने काम के। ठीक है, अब अगर आपने ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपका विंडो पे जो होता है स्क्रीन स्निप का ऑप्शन, वो होता है विंडो की, उसके साथ आपने शिफ्ट की प्लस जो होती है ना एस की, विंडो शिफ्ट और एस की आपने दबानी होती है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन स्निपिंग टूल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर लें स्निपिंग टूल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट शो हो जाएंगे। मैं ये वाला यूज करती हूँ बेसिकली। ठीक है, आप ये इसको सिलेक्ट कर लें, इसको आप डाउनलोड कर लें। आपका जब ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा ये देखिए ये वाला है। ठीक है, अगर मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, सिंपली आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होता गया, फिर आपने यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है, जैसे अगर मैं करती हूँ, और इसको यहाँ पे पिन कर देना है। या मैंने पिन किया हुआ इसको टास्क बार में, ये वाला यहाँ पे जो कैंची सी बनेगी है। तो मैंने क्या करनी है कि जो भी रिपोर्ट हुई उसको मैंने ऐसे इसको क्लिक किया है मैंने, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया है, और ये इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको फाइल को मैंने सेव कर देना है, जहां पे भी मैंने डेस्टिनेशन में सेव करना है, और ये आपने मुझे ऐसे अपना स्क्रीनशॉट भेजना है। फिर से मैं बताती हूँ, ये आपका स्निपिंग टूल हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये न्यू का ऑप्शन आएगा, आपने न्यू पे क्लिक करके इसकी ऐसे स्निप ले लेनी है, जितनी भी स्क्रीन लेनी है, और इसको आपने सेव करके इस तरह से भेज देना है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका वो प्लेजरिज्म वाला होगा, आपकी जो भी प्लेजरिज्म की रिपोर्ट निकलेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकल आई है, तो आपने इसकी भी ऐसे स्निप लेनी है, और ये मुझे ऐसे फाइल को सेव करके भेज देना है। ठीक है,